नमस्कार। वैसे तो मैं बचपन से माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, एक सुंदर सा नाम उन्होंने दिया राजेश बहुगुणा। लेकिन मैं आऊँगा राजेश बहुगुणा पे भी, और अब जो लोग जिस नाम से मुझे जानते हैं उस पे भी आऊँगा। लेकिन आज मैं बैठा हूँ बर्मीकॉल टॉक्स के साथ में, और मेरा सौभाग्य है कि ये युवा आज ढूंढते हुए आ रहे हैं ऐसी लोगों को, ऐसी प्रतिभाओं को जो उत्तराखंड के लिए कुछ सोचते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं इन दोनों युवाओं का कि कम से कम एक शुरुआत उत्तराखंड में तो हो रही है, और इनके जैसा ही मैं भी हूं और शायद मेरे जैसे ये भी होंगे। मैं भी दिन रात तलाश करता हूं उन लोगों की जो उत्तराखंड के लिए सोचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हमारा भी कोई जीवन परिचय पूछ रहा है, वरना अक्सर हम उत्तराखंड में अपने नेताओं के ही पीछे पड़े रहते हैं। तो चलिए अब मेन पॉइंट पे आता हूँ। मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के चंबा के पास में गांव पड़ता है सावली, वहाँ का मूल निवासी हूँ। पिताजी इकलौते थे अपने माँ बाप के, और वहाँ आज भी हमारी पैतृक संपत्ति है। बचपन जैसा सबका होता है, आपका और मेरा वैसे ही हुआ। एक शिक्षक का बेटा हूँ, पिताजी शिक्षक थे। सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करी, 5वीं तक तो स्कूल ही नहीं गया क्योंकि पिताजी शिक्षक थे। सीधा पिताजी ने 5वीं में एडमिशन दिलाया तो मेरे अगल बगल के बच्चे भी चौंक गए कि भाई ये अजीब सा आदमी, अजीब सा प्राणी, ये बच्चा कहाँ से आया है। तो पिताजी के शिक्षक होने का एक लाभ तो ये मिला है। सरकारी स्कूल से पढ़ा, लेकिन 8th तक बहुत अच्छा पढ़ा, तब छोटा था। 8th के बाद 9th में गया, थोड़ा बड़ा हो गया तो चीज़ें और थोड़ा भटकाने वाली आने लगी। 9th 10th करने के बाद में पिताजी का साथ छूट गया। साथ वो वाला साथ नहीं, साथ वो वाला छोटा है जब वो हमें पढ़ाते थे। उसके बाद क्योंकि वो स्कूल ही 10th तक का था, उसके बाद डीएवी आना हुआ। अब आप समझ ही जाएंगे, जब डीएवी आना हुआ तो क्लासों में कम जाया करते थे और प्रांगण में ज़्यादा धूप सेका करते थे। वो आप भी करते होंगे, मैंने भी वही किया है, और सब होता भी है। तो वहाँ से 2 सेशन पास आउट किए, 11th और 12th के बाद जिम्मेवारी ऐसे लगा कि कब तक ही पढ़ता रहूँगा, कुछ करता हूँ। तो इस करने की चाह में बहुत लंबा समय मैंने बिता दिया। राजनीतिक दल भी ज्वाइन करा, सोचा कि शायद राजनीतिक दल के माध्यम से ही मैं अपना उत्तराखंड में कुछ बदलाव लेके आऊँगा। मैं बहुत कम लोगों को बता पाया हूँ, और शायद बहुत कम लोगों ने ही मेरे से कभी पूछा है मेरा जीवन परिचय। तो अन्ना आंदोलन उस समय चल रहा था दिल्ली में, रामलीला मैदान पे चरम पर था। हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे थे। तो मैं टीवी में देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये इतने लोग वहाँ देश की बात कर रहे हैं, राज्यों की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ घर पे क्यों बैठा हूँ। नहीं रहा गया, मम्मी से पैसे लिए और अन्ना आंदोलन में पहुँच गया। यकीन मानिए इतनी भीड़ उस समय थी कि पैर रखने को जगह नहीं थी। वहाँ रहने के बाद कुछ समय बाद पता चला कि वहाँ अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक दल बना लिया है। 26 नवंबर 2012 को उनकी स्थापना हुई। उस स्थापना का भी मैं हिस्सा रहा, और इसलिए मैं वहाँ गया था क्योंकि मुझे अपने उत्तराखंड में कुछ बदलाव लाना था। मुझे लगा कि यहाँ के नेता नहीं कर पा रहे हैं, और एक अरविंद केजरीवाल नामक व्यक्ति बड़े फॉर्म में है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और वो कर भी रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने दल ज्वाइन करा ये उम्मीद में कि शायद मैं अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर पाऊँ उत्तराखंड में, क्योंकि बातें उनकी बहुत अच्छी थी, आइडियाज़ उनके बहुत अच्छे थे। वो बात अलग है कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो बातें कितनी अच्छी हैं कितनी नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। तो तकरीबन 10 साल आम आदमी पार्टी में रहने के बाद मुझे लगा कि शायद जिस चीज़ के लिए मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा था या इस राजनीति में आया था, वो शायद कहीं ना कहीं मैं उसको सार्थक नहीं कर पा रहा हूँ, सफ़र को। बहुत सोचने के बाद में एंड्रॉयड फ़ोन मेरे पास में आया, तो मैं उसमें फेसबुक लाइव आया, और किसी मित्र ने कहा कि तुम पोल क्यों नहीं खोलते हो किसी की। तो मुझे लगा कि पोल खोलने के लिए तो पहले कुछ मुझे अपना नाम ही रखना पड़ेगा। तो मैंने एक दिन अपनी आईडी का नाम बदल दिया, और जैसे आईडी का नाम बदला तो कुछ ने कहा कि ये बहुत अच्छा नाम नहीं है, अजीब सा नाम है, आप बहुगुणा है, ब्राह्मणों का जो है
आपने नाम खराब कर दिया, इतने अच्छे अच्छे बहुगुणा है, इतने अच्छे अच्छे पोस्टों में बहुगुणा है, आपने बहुगुणा को नाम खराब कर दिया। मुझे लगा मैंने वाकई में ब्राह्मणों का और बहुगुणा को नाम खराब कर दिया। वापस फेसबुक पे गया तो उसने कहा जी 60 दिन से पहले आप इसको बदल ही नहीं सकते हैं। अब मेरी मजबूरी होगी कि मैं उस फेसबुक आईडी को 60 दिन तक विक्रम बेताल की तरह ढोने लगा। 60 दिन तक जब वो चली तो मैंने उसी नाम से फिर थोड़ा सा मैंने कहा ट्राई करके देखता हूँ, 60 दिन तो झेलना ही है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीने, 1.5 महीने में लोगों को कुछ अच्छा वो टेस्ट लगने लगा। उनका ये पोल खोल ठीक बात तो ठीक बोलता है, क्योंकि आईडी पोल खोल के नाम पे थी तो मैं भी पोल खोल के नाम पे ही उसको सराउंड करने लगा था। तो लोगों ने कहा ये बात तो ठीक बोलता है। जब उसमें अच्छे अच्छे कमेंट आने लगे तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलने लगी। मुझे लगता है, मैंने कहा लगता है ये पोल खोल जो है मेरा नाम अब लोगों को ठीक लगने लगा है। जब 60 दिन पूरे होने वाले थे तो फिर उसको चेंज करना था, लेकिन तब तक वो लोगों को पसंद आने लगा था। नाम के साथ में वो जो बात मैं करता था, जो काम मैं करता था, वो लोगों को पसंद आने लगा। तो मुझे लगा कि मैं इसको ही अब कंटिन्यू करूँगा। तो लॉकडाउन से पहले की बात है, मैं फेसबुक लाइव में ही अपना थोड़ा बहुत बात करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाता था। उसके बाद एक नेशन वन न्यूज़ चैनल है, उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे जयवीर पुंडीर जी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपका एक साक्षात्कार करना है। तो मुझे मन में बड़े लड्डू फूटे। मैंने कहा भाई मैं फेसबुक में बोलने वाला आदमी, अगर कोई टीवी चैनल मुझे बुला रहा है तो मेरे लिए वो शायद पहली अपॉर्चुनिटी थी। 20 मिनट का कार्यक्रम हमने शूट किया और उसके बाद में जब वो एपिसोड चला तो पता नहीं नेशन वन के मैनेजमेंट को क्या लगा कि उन्होंने कहा कि आप एक काम कर लो, आप हमारे साथ ही काम कर लो। तो वो मेरे लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कहा ये भी ठीक है, कर सकता हूँ। तो लॉकडाउन के दौरान फिर नेशन वन में मैंने काम करना शुरू करा, लेकिन यकीन मानिएगा घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत ज़्यादा हमें पैसा नेशन वन से नहीं मिल पा रहा था, या ऐसी उनकी इनकम भी नहीं थी। तो मैंने 6 गायें रखी है। आज भी मेरे पे गौशाला है। पूरे 1 साल के लॉकडाउन में मैंने गाय का दूध निकालना, यानी कि 6 साढ़े 6 बजे मैं उठता था, दूध निकालता था, फिर दूध वो लोग गांव के लोग आते थे, दूध लेके वो चले जाते थे, तब मैं रेडी होके फिर अपने काम पे निकलता था नेशन वन में। फिर शाम का भी यही था, मुझे 3 बजे घर पहुंचना होता था। 3 बजे जाके मैं फिर गायों को घास वास देता था, उनको पानी वानी दे के, फिर उनका दूध निकाल के, फिर लोग दूध ला के, फिर मैं आराम करता था। यानी कि वो रूटीन मेरा बन गया था। तो धीरे धीरे नेशन वन का काम बढ़ने लगा तो मेरी गाय मेरे से दूर जाने लगी, क्योंकि मैं कभी अगर देहरादून से बाहर चला जाऊं या यहाँ से सत्यों के लिए निकल जाऊं या यहाँ से सुरकंडा के लिए निकल जाऊं तो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि अब मैं शायद दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊंगा। 2 में से एक तो छूटेगा ही, या तो मेरी गाय मेरे से छूट जाएंगी या ये चैनल मेरे से छूट जाएगा। तो इत्तेफाक की बात है कि नेशन वन किसी वजह से, किसी कारणवश छोड़ना पड़ा, छूट गया। उसके बाद पर्वतजन के शिव प्रसाद सेमवाल जी ने मुझे आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारे साथ काम कीजिए। तो मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि पर्वतजन डिजिटल एक नाम है, उत्तराखंड में लोग जानते हैं। उसमें आया तो उसमें मेरा फुल टाइम लगने लगा। तब तक 1 साल लॉकडाउन का पूरा हो चुका था और मैंने अपनी धर्मपत्नी को बोला है कि भाई अब मैं इन गायों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, अब मैं फुल टाइम ही लोगों के बीच में और अपनों के बीच में उतरूंगा। तो 1 साल उन गायों को रखने के बाद में मैंने उन गायों को दे दिया और 1 साल के बाद में फुल टाइम आपके बीच में उतर गया हूँ। मुझे आज भी ये नहीं पता है कि पत्रकारिता क्या होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास 35 साल का अनुभव है, कई कहते हैं मेरे पे 40 साल का अनुभव है, कोई कहता है मेरे पास में मास कॉम की डिग्री है, कोई कहता है मेरे पास ये डिग्री है। मैं कहता हूँ मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है, लेकिन वो जो सामाजिक ताना बाना है और सामाजिक संरचना है, मैं उसको सीख के आया हूँ। और मेरी डिग्री वाकई में वही है जो रिटर्न में तो नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में है कि मुझे किसको पकड़ना है, किसको खींचना है, किसको पटकना है और किसको उठाना है। वो सामाजिक संरचना और ताने बाने को मैं 10 सालों में सीख के आया। अब इस लाइन में आया तो पत्रकारिता के अपने एथिक्स भी होते हैं, अपने रूल भी होते हैं।
एक आईडी भी होती है, नेताओं का बड़ा सम्मान भी होता है, उनका सम्मान भी रखना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा मैनेज करने में मुझे समय लगा। लोगों ने कहा कि ये क्या करेगा, अभी तो ये गाय का दूध निकालता था, ये तो गाय वाला है, ये क्या पत्रकारिता करेगा। वो ताने भी सहन करने पड़े। वो कड़वी सच्चाई है। मैं आज भी कहता हूँ मुझे गर्व है कि मैंने गाय पाली है। मैं गर्व से कहता हूँ और कतई अपनी कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि गलती से अगर आप मेरे घर पे आ गए और आपने वो गौशाला देख ली तो आप कहेंगे कि भाई ये किसकी थी, तब मुझे बताना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं पहले ही बता दूँ कि गाय पालने से पहले भी जब मैं पार्टी में ज्वाइन किया था तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। उस समय डीवीडी बीसीडी बड़े चला करते थे। मेरी एक शॉप थी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, मैं थोड़ी बहुत जानकार हूँ। थोड़ी बहुत सोल्डिंग आयरन से कुछ चीज़ें कर लेता हूँ, पेचकस से डीवीडी बना लेता था। वो भी एक दौर रहा, डीवीडी का बीसीडी का बड़ा दौर रहा। तकरीबन 4 साल मैंने वो शॉप भी चलाई है। अलग अलग चीज़ों का अनुभव भी प्राप्त किया है और उसके बाद में बहुत सारी की चीज़ें और भी हुई है, तो वो भी थोड़ा सा और उन पे भी कभी और चर्चा कर लेंगे। तो पर्वतजन में बहुत मेहनत करी। बहुत मेहनत करने के बाद में 1 साल मैंने पर्वतजन में काम किया और यकीन मानिए जो लोग आज इस मेरी जीवन कथा को सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, इस सब में सबसे बड़े भागीदार आप हैं। ये आपका प्यार है, आपका स्नेह है। बस मैंने तो सिर्फ आपकी बात करी है। मैं आज भी सिर्फ आपकी बात करता हूँ और इतना ज़रूर चाहता हूँ कि जब भी मेरा भाई या मेरी बहन या मेरी दीदी मुझे याद करेगी, मैं कोशिश करूँगा उन तक पहुँचने की। और आप सबके प्यार का नतीजा आज ये है कि 1 साल पर्वतजन में काम करने के बाद फिर पर्वतजन से भी मैं किनारा हुआ और फिर मुझे पर्वतवाणी लाइव पोल खोल बहुगुणा अपना चैनल बनाना पड़ा। कहीं ना कहीं समाज में मुझे ये लगता था कि मुझे अभाव प्रभाव दबाव नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं चाहिए। यानी कि चैनल में जो स्वतंत्रता मेरी है बोलने की, वो मैं अपनी चाहता हूँ। मैं अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करूँगा, इंटरव्यू अपने हिसाब से करूँगा। तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करने की मैं फ्रीडम और आज़ादी चाहता था। इसलिए मुझे लगता था कि उसके लिए मुझे अपना चैनल ही बनाना पड़ेगा। दूसरे की बंदूक अगर मैं कंधे में रखूँगा तो वो कभी ना कभी दूसरा भी कहेगा कि एक निशाना तो मैं भी मार ही लूँ। तो उस निशाने से बचने के लिए पिछले 1.5 साल पहले मैंने पर्वतवाणी लाइव शुरू किया और नतीजा आपका प्यार और आपका आशीर्वाद इतना मिला है और आज भी मिल रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे के मित्र मुझसे कहते हैं कि आप तो रजिस्टर्ड पत्रकार ही नहीं हैं, आप तो सूचना में सूचीबद्ध ही नहीं हैं। तो मैं कहता हूं कि मुझे क्या करना है सूचना में सूचीबद्ध होकर। मुझे अपने आप को रजिस्टर्ड करा के करना क्या है। मुझे 1 रुपये का सरकारी अनुदान चाहिए ही नहीं, मुझे कोई ऐड नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं कि आपको कोई पत्रकार कैसे मानेगा, क्यों माने। तो मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को पत्रकार मानता ही नहीं हूं। मैं तो सिर्फ लोगों की बात सही मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाता हूं। ये काम है मेरा। जो नारद जी एक समय में क्या करते थे, नारद जी कोई पत्रकार नहीं थे, ना उस समय पत्रकारिता होती थी ना डिग्री थी। लेकिन आज भी मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन रहा था, उन्होंने एक मंच पे एक कार्यक्रम में कहा है कि आदिकाल में अगर कोई पत्रकार हुए थे तो वो नारद जी थे। तो उनसे, नारद जी से कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। आज भी मैं उन लोगों से बहुत सीखता हूँ। बहुत सारे के पत्रकार हैं जिनसे मैं आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन उनसे भी मैं कुछ नहीं सीखना चाहता हूँ जो मुझे ख़राब कर देंगे। मैं दोनों ही चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं सीखता ज़रूर हूँ जहाँ से मुझे कुछ अच्छा मिले, लेकिन जहाँ से मुझे लगता है कि मैं ख़राब हो सकता हूँ, मैं उनसे दूर हो जाता हूँ। तो ये जो सफ़र है पोल खोल बहुगुणा, राजेश पोल खोल बहुगुणा का, ये सफ़र पिछले 2-2.5 साल से अब कंटिन्यू आपके बीच में चल रहा है। लगातार आपका प्यार मिल रहा है। बीच में एक इंस्टेंट ऐसा हुआ, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि पिछले महीने मैंने 18,000 का बिजली का बिल दिया था। वो 18,000 के पीछे भी एक कहानी है। असली में बिल आता है, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते। मैं साल भर में एक बार बिल देता हूँ और बिजली के बिल वाले वो हमारी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे पे रहम भी कर देते हैं, मेरा कनेक्शन काटते नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने कह दिया कि अगर आपने बिल नहीं भरा है तो हम काट देंगे। तो इसलिए मुझे 18,000 का बिल भरना पड़ा और मेरा MI A3 जो सबसे अच्छा मेरा फ़ोन था उसने धोखा दे दिया, जवाब दे दिया। फिर मैंने आप लोगों से मदद मांगी एक लाइव कार्यक्रम में आके, और आप लोगों ने, मैंने सिर्फ 20,000 मांगे थे और आप लोगों ने मुझे 30,000 से ऊपर दिए।
फिर मैं दूसरा फ़ोन खरीद के लाया हूँ। मुझे कतई गुरेज नहीं है। मैं कहता हूँ मैं किसी व्यापारी से, किसी उद्योगपति से या किसी नेता से कोई मदद मांगू, उससे अच्छा मैं अपनों से मदद मांगू ना, जिनके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। सबसे पहला हक अगर राजेश पोलखोल बहुगुणा पे किसी का है तो आपका है। मैं किसी नेता का नहीं हूँ, ना कोई नेता मेरा है। मुझ पर अगर पूरा 100% किसी का अधिकार है तो वो मेरे दर्शकों का है जो आप देख रहे हैं। देखिए, बहुत सारे के वाक्य हमारे साथ में होते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि अगर हम पत्रकारिता में रजिस्टर्ड नहीं हैं या हम सूचीबद्ध नहीं हैं तो हमें मुख्यमंत्री आवास में कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें जाने की इजाज़त नहीं है। यकीन मानिएगा, मुझे बहुत बुरा लगता है। और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो जनहित की पत्रकारिता करते हैं। ठीक है, हम पे डिग्री नहीं है ना। मैं पूछना चाहता हूँ, इन नेताओं के पास कौन सी डिग्री है? ये कौन सी डिग्री को लेकर विधानसभा में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? सिर्फ जनता के दम पे ना, क्योंकि जनता ने इन्हें चुना है। तो भाई हम कौन हैं? हम हवा से हवा में निकल के आए हैं क्या? हम भी तो जनता के दम पे ही आ रहे हैं। हमारी जनता प्यार दे रही है, आपको वोट दे रही है, बस इतना ही अंतर है। इंसिडेंट बहुत सारे के होते हैं पत्रकारिता में। बड़ा संभल के भी चलना पड़ता है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तू ऐसे पोल मत खोला कर, किसी दिन कोई पंगा हो जाएगा, कोई तेरे को ये कर देगा, कोई वो कर देगा। मैंने कहा 53 साल की उम्र में अगर मैं आया हूँ तो सब कुछ सीख के आया हूँ। बहुत कुछ जिम्मेवारियाँ मुझ में नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिसके साथ में आप हैं उसका क्या होगा। तो सफ़र अभी लंबा है, इसमें कहीं रात भी होगी और बीते हुए दिनों की कहीं बात भी होगी। तो अभी तो मैंने शुरुआत करी है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि मुझे लड़ना है उनके लिए जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, चाहे वो मेरे नज़दीक में हो और चाहे मेरे पहाड़ में हो। क्योंकि मैं जानता हूँ असली उत्तराखंड का मतलब पहाड़ है। ये 3-4 ज़िले, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, ये पहाड़ नहीं है। पहाड़ का मतलब वो ज़िले हैं जहाँ आज भी सड़कें नहीं हैं। 75वां अमृत महोत्सव हमने मना तो लिया, लेकिन सड़कें आज भी नहीं हैं। आज भी लोग सर के ऊपर रख के सिलेंडर ले जाते हैं। सब्जियां हमारे यहाँ, आप कद्दू खाल से ऊपर कई गांव में जाएंगे, नहीं है। मुझे वहाँ पहुँचना है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए संसाधन भी चाहिए मुझे। तो उन सब की जुगत में लगा हुआ हूँ। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मुझे सरकार से 1 रुपये नहीं चाहिए, 1 रुपये का अनुदान नहीं चाहिए। क्योंकि जिस दिन मैं सरकार से अनुदान ले लूँगा उस दिन वो सरकारी पट्टा मेरे गले में होगा। फिर मैं आपकी बात नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि धाकड़धामी आपको सोचना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल पाऊँगा। मेरी गर्दन झुकी होगी और मेरे शब्द झुके हुए होंगे और जवान कह रही होगी कि अगर ऐड चाहिए तो स्वर धीमा कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं, मैंने पहले ही कहा है कि ना मुझे अभाव चाहिए, ना मुझे प्रभाव चाहिए और ना ही मुझे दबाव चाहिए। तो आपके लिए काम कर रहा हूं। और आज धन्यवाद भी देना चाहूँगा 2 युवाओं का कि इन्होंने आज मुझे कम से कम इतना अंदरूनी आप लोगों तक पहुँचाने का समय दिया है। वरना आजकल की पत्रकारिता में तो नेताओं के पीछे और नेता हमारे पीछे बस यही भाग दौड़ चल रही है। या तो हम नेताओं के पीछे दौड़ रहे हैं या हमने कोई ऐसी खबर दिखा दी तो नेता हमारे पीछे दौड़ रहा है। इस भागा दौड़ी में समय नहीं मिलता है कि हमारे बच्चे कितने हैं, हम पढ़े लिखे कितने हैं, हमारा जीवन संघर्ष क्या है। बस लगे हुए हैं एक अंधी दौड़ में जिसका कोई अंत नहीं है। टीम मजबूत हो रही है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं है जितनी ये भी होनी चाहिए। 13 जिलों में 13 रिप्रेजेंटेटिव हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहे। अगर आप लोगों को मिले तो ज़रूर आप बताइएगा, इस चैनल को बताइएगा, इनके माध्यम से वो हम तक भी पहुंच पाएंगी। और जितने भी इस तरीके के जो चैनल हैं जो जनहित की बात करते हैं और जनहित की चीज़ें आपको दिखाते हैं, भाई इनको ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप हन्नी सिंह को मत करें किसी एक्ट्रेस को, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपको वो अनछुई चीज़ें दिखाते हैं, उन चीज़ों को दिखाते हैं जिनका वास्ता सीधा आपसे होता है। इस तरीके के बहुत सारे के चैनल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और लूँगा तो वो दूसरा छूट जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लगातार इन चैनलों को अपडेट भी देखते रहिएगा। पता नहीं कब इनसे कोई अच्छी चीज़ आपको और मुझे सीखने को मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इनका हौसला भी बढ़ाइएगा, क्योंकि आज ये यहाँ से निकलेंगे, कहीं और चीज़ दिखाएंगे, कहीं और चीज़ दिखाएंगे, और कोई आपको अपनी आत्मकथा बता रहा होगा। आत्मकथा से हमें आदमी
का स्टेटस पता चलता है, उसकी गहराई का पता चलता है कि वो कितने गहरे पानी में है। तो मैं जितना भी हूँ आपके सामने हूँ, और जैसा भी हूँ आपके सामने ही हूँ, और जैसा भी आगे रहूँगा आपके सामने रहूँगा। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।